ओके, ग्रेट। सो आज हमारे साथ फेसबुक पर जितने भी लोग जुड़े हैं बतकही के एपिसोड 18 में, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ चुकी हैं विभा रानी जी। उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूं। विभा रानी जी हिंदी और मैथिली की लेखक, अनुवादक, नाट्य लेखक, नाट्य व फिल्म कलाकार, फोक प्रेजेंटर, और उनका एक नया कॉन्सेप्ट है रूम थिएटर का, जिसका उन्होंने नाम दिया है अवितोको रूम थिएटर की प्रणेता एवं कैंसर अचीवर विभा रानी जी आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और मैम लोकगीत गायक भी हैं, मैथिली में और हिंदी में जनरली लोकगीत गाती हैं। तो हम उनके साथ आगे और भी चर्चा करेंगे। तो मैम, वेरी वेरी वेलकम बतकही में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हर्ष, बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम। मैम, मेरा आपसे एक बहुत ही पहला सवाल तो बहुत ही जनरल सा है कि लेखन, आपने बहुत सारी विधाओं में आप काम कर रही हैं, वो भी एक बड़ी ही अद्भुत बात है। तो मेरा सवाल एक यही है कि लेखन, संगीत और रंगमंच इन तीनों विधाओं में से आपका पहला परिचय कब हुआ और कैसे हुआ? ये ऐसा है कि सारी चीजें हम सभी का पहला परिचय अपने जन्म के समय से ही हो जाता है। बेसिक चीजें कि हम उस पर कितना अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है, नहीं ध्यान देते हैं तो पता नहीं चलता है। माँ अपनी गोद में लेकर के जब हमें सुलाती हैं तो जब वो लोरी गाती हैं या गुनगुनाती हैं, ये जो लल्लाबाई होता है वो ही अपने आप में वो संगीत है। उसमें वो जो बोलती हैं वो साहित्य है, वो लेखन है। और उसमें सुलाने के और माँ से बढ़कर के एक्टर दुनिया में कोई नहीं होता है। वो इतनी सारी चीजें बच्चों को खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए इतने सारे किस्से करती हैं, इतनी सारी एक्टिंग करती हैं। तो जीवन से, जीवन की शुरुआत से ही लेखन, संगीत और रंगमंच हमें मिल जाता है। सिर्फ ये होता है कि उसको पहचान करके कि वो अब आप उसको अपने जॉनर में कैसे लेकर के आते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखें तो कॉलेज डेज से मैंने लिखना शुरू किया था। और थिएटर भी उस समय जब मैं रेडियो मैंने ज्वाइन किया था तो एमए करने के दौरान, उस समय से मैंने थिएटर करना शुरू किया था। और गीत, जो लोकगीत, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी जगह मधुबनी, जो मिथिला का एक हिस्सा है और बिहार का एक हिस्सा है, वहां से आती हूँ। तो लोकगीत तो बचपन से हम लोगों के हर शादी ब्याह, छठी, मुंडन, ये तमाम जो रस्में और जो होती हैं, पारंपरिक चीजें होती हैं, उसमें हम गाते ही रहते थे। और गाना इस तरह से चलता था कि अगर मैं नहीं पहुंची तो ये होता था कि जाओ जाओ विभा को बुला के लाओ, उसके बगैर तो गाना कंप्लीट नहीं होगा या वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरीके से गीत गाते रहते थे। तो वहां से ये सब चीज शुरू हुई है। जी मैम, आपने लोकगीत की बात की और आप मैथिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने आपके कई गाली गीत सुने जो हम शादी में सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं। तो एक बड़ा ही मतलब क्यूरियोसिटी वाला सवाल मेरे दिमाग में आता है कि ये क्यों गाते हैं, इनका क्या पर्पस है और इससे समाज पर क्या अच्छे बुरे क्या कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, कोई भी हमारे यहाँ कोई भी संस्कार है, पहले तो हम संस्कार को समझे कि संस्कार का निर्माण होता है हमें अपनी मनुष्यता से और अपने समाज से और अपने परिवार से जोड़ने के लिए। अब उस संस्कार को हम केवल ऐसे ही हम करते रहें तो एक मोनोटनी होती है, थोड़ी ऊब होती है। तो उसको भरने के लिए हम गीत गाते हैं। इवन पंडित भी जब मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र को एक स्वर में पढ़ते हैं। वो स्वर क्या है? वो संगीत है। और इसी तरीके से जब ये गाली गीत है, गाली गीत एक अपने आप में बहुत खूबसूरत संस्कार है और खूबसूरत विधा है। इसके कई एस्पेक्ट हैं। गाली गीत आमतौर पर शादी ब्याह या इस तरह के कोई फंक्शन होते हैं तो वहां पर ये गीत गाए जाते हैं। सबसे पहला इसका कारण तो ये है कि शादी जब होती है, आज बेशक अपनी मर्जी से शादी करने की परंपरा में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बहुत इजाफा नहीं हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होते हैं। तो अरेंज मैरिज होते हैं या शादी होती है, अपनी पसंद की भी शादी हो तो लड़के लड़की एक दूसरे को जानते हैं, पूरा घर परिवार एक दूसरे को नहीं जानता है। तो ये जो एक आइस होता है और हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि लड़के और लड़की के परिवार में बड़ा एक इस तरह का भेद रहता है।
तो लड़की वाले हमेशा सिकुड़े रहते हैं, लड़के वाले हमेशा तने रहते हैं। तो इन दोनों के बीच के आइस को ब्रेक करने के लिए ये इस तरह के गाली गीत, हंसी मजाक, गाली गीत का मतलब कि कोई स्टॉन्च गाली नहीं दी जाती है, गाली गीत का मतलब है कि वो एक हंसी मजाक किया जाता है। तो जब हंसी मजाक हम किसी से करते हैं तो हमारे चेहरे पे का तनाव कम होता है, हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है, तो वो आइस पिघलती है, वो बर्फ पिघलती है। दूसरे उसमें हर रस्म में अलग अलग गाली गीत गाए जाते हैं, तो उन रस्मों के माध्यम से, उन गाली गीतों के माध्यम से हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि ये स्त्री अभिव्यक्ति का स्वर है। स्त्रियां जो बिल्कुल जिन्हें घूंघट से बाहर निकलने की आजादी नहीं होती थी, अपने कमरे से बाहर निकलने की आजादी नहीं होती है, कुछ बोलने की आजादी नहीं होती है, वो गीत के माध्यम से अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त करती हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि मैं गीत गा रही हूँ तो इसमें मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो ये स्त्री अभिव्यक्ति का स्वर है। चौथा, ये स्त्री सेंसुअलिटी का स्वर है कि स्त्रियों को इतना बांध करके रखा जाता है। आमतौर पर पहले ये होता था कि शादी होकर के लड़की तो आ गई, वो ससुराल में रह गई और आदमी चला गया कमाने के लिए। अब वो अपने जीवन के खालीपन को कैसे भरेगी? तो ये इस तरह के गाली गीत उसकी सेंसुअलिटी को बहुत हद तक सेटिस्फाई करते हैं और अब उसके मन को कहीं एक संतुष्टि मिलती है, तो ये उसकी भी अभिव्यक्ति है। और दूसरे, एक समाज शास्त्री इसकी व्याख्या है कि पूरे समाज का एक स्वर होता है, इसलिए पूरे मोहल्ले की औरतें मिलकर के गाती है, नहीं कि एक अकेली औरत गा रही है। तो ये पूरा मोहल्ला अगर आकर के गा रहा है तो एक समाज का, एक समूह का स्वरूप है, और सब मिलकर के एक स्वरूप का निर्माण करते हैं, जहां रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं इन गाली गीतों के माध्यम से। रिश्ते डिस्ट्रक्ट नहीं होते और डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि कंस्ट्रक्ट होते हैं और क्रिएट होते हैं, रिक्रिएट होते हैं। जी मैम, जैसा कि मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि ये गाली गीतों का पर्पस होता है कि एक तो हंसी मजाक टीजिंग के हिसाब से, और कुछ उसका एक और पर्पस जो आपने बताया कि विमेन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसको यूज करती आई हैं, काफी समय से अभी भी करती हैं। इससे जुड़ा एक और सवाल मेरे दिमाग में, जब मैंने इसके बारे में सुना था, काफी समय से चल रहा था कि घर में बच्चे भी होते हैं, जब उस समय जब शादी ब्याह हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो आज आपने मुझे ये बात बताई तो मुझे ये बात समझ में आई, इसका पर्पस जो है मुझे समझ में आया, या मेरी एज के लोगों को शायद समझ में आता होगा जी। मगर जब इसको बच्चे बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, जैसे मैं बचपन से सुनते अगर आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये इस तरीके की शब्दावली क्यों यूज हो रही है, जो उपयुक्त नहीं है, जो हमें स्कूल में तो सिखाया जाता है कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं ये भी सुनने मिल रहा है घर में ही। वो क्या एक कॉन्फ्लिक्ट बच्चों के दिमाग में बनता होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, अच्छा या बुरा, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और आपके इस सवाल पर मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये गाली गीत है, ये हंसी मजाक के गीत हैं, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। और अश्लीलता तो हमारे समाज में दिन भर, उसी घर में अगर महिला गाली दे रही है, मान लीजिए कि वो अपशब्द का प्रयोग कर रही है, लेकिन उसी के बरक्स उस घर के पुरुष कितने अपशब्दों का प्रयोग दिन रात करते हैं। क्या कभी ने किसी ने सोचा है कि इससे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम अपने समाज में दिन रात सड़क पर हो, गली में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, यहाँ हो, वहां हो, इवन एयरपोर्ट में हो, वो अंग्रेजी में भले गाली दें, लेकिन गालियां तो वहां भी वो देते हैं। क्या हम एक बार भी सोचते हैं कि हमारे अगल बगल जो बच्चे हैं उन पे क्या असर होगा, या हमारे अपने बच्चे हैं क्या असर होगा? ये गाली गीत के अवधारणा पर क्या असर के पर क्यों ये सवाल होते हैं? इसका ये मतलब है कि आप अपने घर की स्त्रियों को वो भी स्पेस नहीं देना चाहते हैं कि वो गीत गा करके भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। अब अगर इसको मैं बहुत और ओपनली अगर मैं लेकर के जाऊं, तो पुरुष तो कमाने गया है तो अपना साथी भी खोज लेता है और उस साथी के साथ अपना समय बिता लेता है। स्त्रियों को तो उसकी भी आजादी नहीं है, तो क्या वो एक गीत भी ना गाए, वो एक अपने गाने भी ना गाए? और वो गाने जिसमें कहीं कोई अश्लीलता नहीं है, ठीक है, वो बाद में बहुत अश्लीलता कहीं कोई एक को रस्म होती है, वो भी है कि जहां बहुत खुल करके वो गाती हैं, और जहां वो खुल करके गाती हैं और जो ऐसे रस्म होते हैं, बच्चे वहां नहीं रहते हैं आमतौर पर, और रहते तो वो लोग कहते थे तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वो बच्चे अगर सुन भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत बुरा असर हो रहा है, क्योंकि उन बच्चों को भी मालूम है कि ये अभी एक पर्टिकुलर रस्म हो रही है, इस समय मम्मी गा रही है, माँ गा रही है, या दादी गा रही है, या बुआ गा रही है, उसके बाद वो नहीं गाती हैं।
लेकिन समाज में जो गालियों का अजस्त्र प्रवाह चलता रहता है, वो तो सुबह से लेकर के 24 घंटे में पता नहीं कितने लोग कितनी बार गालियां देते हैं। तो समाज को पहले और आप लोगों को और इस तरह के सवाल करने वालों को ये सोचना चाहिए कि जो गालियों का माहौल हमने दिन रात रच करके रखा है, हमारे बच्चे और हमारा समाज, हमारी स्त्रियां किस तरह से उससे कुप्रभावित हो रही हैं। पहले उन संस्कारों की बात होनी चाहिए। गाली गीत में कहीं कोई अश्लीलता नहीं है। गाली गीत जिस गाली गीत को सुनकर अगर आपके चेहरे पर हंसी आती है, तो कैसे बच्चे उससे कुप्रभावित हो सकते हैं? जी मैम, मैं आपका जवाब बिल्कुल समझ गया और मैं उससे पूरा अग्री करता हूँ कि समाज में और भी कुरीतियां हैं और भी चीजें चल रही हैं और ये बाकी कुरीतियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ गाली और गाली गीत के फर्क को मैं बता रही हूँ। गाली गीत गाली नहीं है, इट्स नॉट एन अब्यूज, इट्स नॉट एन इंसल्ट, इट्स गाली गीत। जहां और ये गाली गीत की शुरुआत कहाँ है? गाली गीत की शुरुआत राम और सीता के विवाह से, हमारे मिथिला में राम और सीता के विवाह से गाली गीत की शुरुआत मानी जाती है कि राम से बढ़कर के दामाद मिथिला में कोई नहीं है और सीता से बढ़कर के बेटी कोई नहीं है। तो राम और सीता के विवाह के समय में अगर मिथिला की स्त्रियां गीत गा रही हैं, उनको गाली दे रही हैं, राम को गाली दे रही है, राम के माध्यम से दशरथ और कौशल्या को गाली दे रही हैं, तो वो कितना मधुर हो सकता है, वो मैं आपको एक लाइन में मैं आपको गा करके ही आपको मैं सुनाना चाहूंगी, जिससे आपको फर्क समझ में आएगा कि उसमें ये स्त्रियां गा रही हैं गीत, और वो स्नेहलता का लिखा हुआ गीत है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि ये तो बड़ी आपस में स्त्रियां बात कर रही हैं और कह रही हैं कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पर अवध के लोगों का तो हमें कोई तर्क ही नहीं समझ में आता, क्योंकि मिथिला बहुत, वहां जनक जैसे राजा हैं, आर्यभट्ट और मंडन मिश्र और जो है और इतने ध्यान में नहीं आ रहा, वो इतने सारे लोग हैं, विद्यापति हैं, इतने सारे लोग हैं, तो वो बहुत तर्कशील क्षेत्र है। और कहा इनके पास तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बताइए तो भला खीर खाने से कोई कंसीव करता है? और रामजन की आपको जो कहानी है वो आपको पता है कि श्रृंगी के पुत्र कामनेष्टि यज्ञ हुआ और उसमें से खीर निकली और खीर रानियों ने खाया और उसके बाद उन्होंने गर्भ धारण किया। तो मिथिला की स्त्रियां ये सवाल उठाती हैं कि क्या खीर खाने से कोई गर्भ धारण करता है? ऐसी लॉजिकल बात भी कहीं होती है? और आप भी साइंस आप जानते हो, तो क्या आपको पता है कि क्या अगर खीर खाने से कंसीव करने हैं तो दुनिया में कोई लड़की खीर ना खाएगी डर के मारे? है ना? तो ये इसी गीत, इसको 4 लाइन में मैं आपको ऐसे गुनगुना करके सुना रही हूँ। सुन सखे एक अनुपम घटना, जुगुत लागत भारी है। सुन सखे एक अनुपम घटना, जुगुत लागत भारी है। खीर खाए बालक जन्मावल, अवधपुर के नारी है। राम ललासन सुंदर बर के, जुन पढ़ी उन क्यों गारी है। केवल हास विनोदक पूछियों, उचित कथा दुई चारी है। राम ललासन सुंदर बर के। लड़कियां कहती हैं कि राम लला इतने सुंदर वर हैं, इन्हें आप कुछ गाली वाली मत दीजिए, बस केवल 2-4 चीजें उनसे कुछ सवाल जवाब कर लीजिए और उन्हें जाने दीजिए। और उसी सवाल जवाब में ये कहती हैं कि जरा राम जी मुझे तो बताइए कि खीर खाने से कहीं कोई बालक जन्म